जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे एमसी को टावर के सारे राज मालूम हो जाते हैं और वो 2 साल तक ट्रेनिंग करता है और जब वो टावर चढ़ता है तो सबको हैरान कर देता और यहाँ तक कि वो अकेले ही ड्रैगन को भी हरा देता है। और एपिसोड के आखिर में उसने माना को क्यों चुना था वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका दोस्त और एक्सप्लेनर। इस पार्ट की शुरुआत में हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि मैजिक की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज भी होती हैं, वो भी शुरुआत से। और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी मेहनत से पढ़ाई कर लो, इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी लिमिटेड है। और इसी वजह से जितने भी पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने लगते हैं इस क्लास को चुनने के बाद। और इसी वजह से इस क्लास को नॉन फाइटिंग क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है और इन लोगों को इस तरीके से डिज़ाइन किया चाहता है कि ये अपने पार्टी को पीछे से प्रोटेक्ट कर सके और कुछ क्राफ्टिंग भी कर सके। और अभी तो इस गेम की शुरुआत ही हुई है और मैं अच्छी तरीके से याद कर सकता हूँ उस बंदे को उस वीडियो के वजह से, जो कि एक जीनियस बैटल मैच इंजीनियर था। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि आयरन मैन के हाथ को बनाकर उससे एक बीम छोड़ता और सामने वाले एनिमी को मार डालता है। और ये सब याद करके हमारा एमसी काफी खुश होता है और वो आगे बोलता है कि एक असली मैन ही समझ सकता है कि एक बीम कितनी ज्यादा कूल होती है। और वो आगे बोलता है कि मगर मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं उस बंदे की तरह एक वेपन बना लूँ, वो भी अपने आप से। और वो अपने पिकाचू को अपने पास बुलाते हुए बोलता है मगर मैं उन वेपन को बना सकता हूँ जो मैंने वीडियो में देखा है, इसमें मुझे थोड़ा मेहनत लगेगा मगर मैं कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने पिकाचू से बोलता है मुझे लगता है गाइस तुम्हें कुछ ज्यादा ये ड्रैगन टर्टल पसंद आ गया, इसलिए तुमने काफी अच्छी तरीके से सिखा लिया। और तभी वो थके हुए हाल में बोलता है मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अपने लिमिट पर आ चुका हूँ और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और वो उस पोर्टल के जरिए दूसरे फ्लोर पर चला जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो बोलता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेरी जितनी भी थकावट थी वो पूरी तरीके से जा चुकी है और वो काफी खुश लग रहा होता है। तभी वो देखता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ गई है और उस नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है कि तुम्हारा 3rd लेवल का ट्रायल चालू हो चुका है जिसमें तुम्हें गार्डियन स्टैचू से लड़ना होगा जो कि अब जाग चुके हैं। और ये पढ़ने के बाद हमारा एमसी सोचने लगता है कि जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था वीडियो के कंपेयर में, लेकिन जो 3rd फ्लोर है वो भी उनसे मिलता जुलता ही है। और जो 3rd फ्लोर है अगर उसका भी जो डिफिकल्टी है सेम हुआ, यही सोचते सोचते उसके पीछे एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है युंग नेम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 10 कॉइन डोनेट करने के लिए। और वो बंदा काफी खुश होते हुए अपने व्यूअर से बोलता है कि मैं सक्सेसफुली 3rd फ्लोर पर आ गया हूँ। और उस बंदे को देख के हमारा एमजे थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है। और वो बंदा भी हमारे एमजे को देख लेता है और काफी हैरान लग रहा होता है। इसके बाद हमारा एमजे उसे देखते हुए सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है, इस वजह से मुझे इस बंदे के साथ काम करना पड़ेगा। और वो बंदा हमारे एमसी को हेलो बोलता है। ये देख के हमारा एमसी सोचने लगता है इस बंदे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसे 2nd फ्लोर पार करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तभी हमारा एमसी भी उसे हेलो बोलता है और उन लोग दोनों हैंडशेक करते हैं। और वो बंदा इमोशनल होते हुए हमारे एमसी से बोलता है कि आप एक स्ट्रीमर हो ना, क्यों मैंने सही कहा ना। और हमारा एमसी बोलता है हाँ तुमने सही समझा, मैं एक स्ट्रीमर हूँ और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा काफी ज्यादा हार्ड टाइम गुजरा है। और वो बंदा अपने इस बिहेवियर के लिए हमारे एमसी से माफी मांगने लगता है। तो हमारा एमसी सोचता है ये तो सेंस बनाता है, ये बंदा काफी ज्यादा मुश्किल से यहाँ तक आया है और इसने पहली बार दूसरे ह्यूमन को इस टावर पर देखा है। और वो बंदा रोते हुए बोलता है मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा नाम हा योंग सोक है और आपका नाम क्या है। मैं तो इसका नाम सियोक ही बताऊंगा। इसके बाद हमारा एमसी अपना नाम किम बताता है और जो सियोक रहता है वो हमारे एमसी का नाम सुन के बोलता है ये तो काफी यूनिक नेम है। तो हमारा एमसी बोलता हाँ तुमने सही कहा, मैंने ये बात बहुत बार सुनी है। तभी जो सियोक रहता है वो हमारे एमसी से पूछता है वो सब तो ठीक है मगर ये चीज जो आपके सर और शोल्डर पे बैठी ये तो पिकाचू है ना। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हारे व्यूअर ने ये तुमसे पूछने के लिए बोला।
तो सियोक उन पिकाचू को देखते हुए बोलता, हाँ आपने सही कहा, जो व्यूअर वो पागल हो रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पिकाचू क्या कर रहा है। तो जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है ये इस तरीके से खत्म इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। तो सियोक पूछता है कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या हुआ था। तभी उन दोनों के पास भूकंप आने लगता है, वो लोग हिलने लगते हैं और उनके सामने बड़े बड़े स्टैचू आने लगते हैं, जिन्हें देख के हमारा हमसे बोलता हमें बातचीत बाद में खत्म करनी चाहिए और वो बंदा घबरा रहा होता है। तभी वो स्टैचू अपने वेपन को जमीन में पटकते हैं और जो टाइमर रहता है वो 0 हो जाता है और हमारा एमसी उन्हें देखते हुए सोचता अगर इस 3rd लेवल की डिफिकल्टी सेम हुई बाकी लेवल की जैसे तो इस स्टैचू की जो वीकनेस होगी वो भी सेम होगी। तभी हमें उस स्टैचू के बारे में बताया जाता है जो ये गार्डियन स्टैचू है 3rd फ्लोर का। इन्हें देख के पीपल जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि यहीं से असली जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। लो डिफिकल्टी का मतलब 1 स्टैचू, मीडियम डिफिकल्टी का मतलब 2 और हाई का भी मतलब 2 ही। तभी हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है अगर हमने इन दोनों को एक साथ नहीं हराया तो जो एक गिरा हुआ है उसे दूसरा बंदा रिवाइव दे देता है। तभी उस स्टैचू की आइज रेड हो जाती है और वो अपने भाले को उठाते हुए हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और वो जमीन को फाड़ देता है। जिस अटैक के प्रेशर से जो शॉक रहता है वो दूर फेंका जाता है और वो बोलता है किस तरीके की पावर है ये, और वो हमारे एमसी को आवाज देते हुए बोलता है कहाँ हो तुम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन स्टैचू की ओर दौड़ते हुए बढ़ जाता है और वो लोग भी हमारे एमसी पे अटैक करने लगते हैं और उनमें से एक स्टैचू अपने शील्ड के मदद से हमारे एमसी को कुचलने की कोशिश करता और वो जमीन पे अपनी शील्ड पटक देता है, जो देख के शॉक चिल्लाता हमारे एमसी का नाम। और जब वो स्टैचू अपने शील्ड को ऊपर उठाता है तो जमीन पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, मगर वहाँ हमारा एमसी नहीं होता और इसके बाद अपना किम अपनी एक्स को लेके उस स्टैचू के पीछे खड़ा होता है, बस अटैक करने वाला होता है और वो जंप लगा देता है और अपने एक्स को टाइटली पकड़ के हवाई में चार्ज हो जाता और काफी तगड़ा अटैक कर देता है, जिससे उस स्टैचू का एक पैर ही कट जाता है, जो देख के वो बंदा सियोक वो हैरान हो जाता है। तभी हमें स्टैचू का हाथ दिखाया जाता है जो दूसरे स्टैचू का मदद कर रहा होता है क्योंकि वो उसे रिवाइव करना चाहता है। ये देख के हमारा हमसे सोचने लगता है कि मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये स्टैचू एक दूसरे को रिवाइव दे देंगे। हमारा हमसे गुस्से में बोलता है मैं इसे सिर्फ रिवाइव होते हुए देख नहीं सकता और वो काफी तेजी से उस स्टैचू की ओर दौड़ता है और अपने एक्स के अटैक से उस स्टैचू के टांग को अलग कर देता है। तभी वो एक और अटैक लगाता है, इसके बाद वो सोचता है एक और अटैक और फिर वापस अपने बॉडी को चार्ज करते हुए अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों स्टैचू का बैलेंस बिगड़ जाता और वो दोनों स्टैचू जमीन पे गिर जाते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसके बीच में हमारा एमसी खड़ा होता है। तभी हमारा एमसी उस स्टैचू के पैर से नीचे कूदता और उसका दोस्त उसका नाम लेते हुए उसके पास आ रहा होता है और सियोक घबराते हुए हमारे एमसी से पूछता है आखिर में तुम कौन हो। तो हमारे एमसी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी उस मूर्ति को दिखाया जाता जिसे देख के हमारे एमसी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है और वो सोचता है। तभी उस मूर्ति का जो आंख है वो रेड हो जाता है, जो देख के वो चिल्लाता है बोलता है झुक जाओ, और जो सियोक रहता है पर भी वहीं खड़ा होता है और वह सुन के काफी हैरान होता है और जब वो पीछे घूमता है तो उस पर स्फीयर से अटैक हो रहा होता है और हमारा एमसी बोलता है मैंने कहा ना झुक जाओ, और वो स्फीयर काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है, मगर तभी हमारा एमसी उसे नीचे झुका देता और उस स्फीयर आगे गिर जाता है और जब वो दोनों पीछे घूमते हैं तो उनके पीछे वो दोनों विशाल मूर्ति रहते हैं और उस स्टैचू के लाल आँख को देख के हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये तो स्फीयर भी फेंक सकता है, इसे सिर्फ नॉकडाउन करना ही काफी नहीं है। तभी वो अपनी एक्स लेके तैयार हो जाता और वो बोलता है चलो इसे खत्म करते हैं, और वो स्टैचू भी लड़ने के लिए तैयार होती और हमारा एमसी उन्हें घूरते हुए उनकी ओर दौड़ जाता है और कुछ जंप लगाने के बाद वो मूर्ति के ऊपर आ जाता है, जहाँ वो अपने हाथों को जमीन में रख के एक रनिंग पोजीशन में आ जाता और काफी तेज दौड़ता और काफी ऊंची छलांग मारता है और वो उस मूर्ति के टॉप पर आ जाता है, जहाँ वो बंदा उस मूर्ति के सर पे अटैक करने वाला रहता है। और इस सीन को देख के मुझे थॉर रैग्नारॉक का याद आ गया और वो अपने एक्स से उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर देता और वो मूर्ति जमीन पर गिर जाता और हमें समझ में आ जाता कि वो मूर्ति खत्म। तभी जो दूसरी मूर्ति रहती वो अपने हाथ से हमारे एमसी पे अटैक करती है, मगर हमारा एमसी उसे टॉच कर लेता है और तभी वो मूर्ति हमारे एमसी को आगे से घेर लेती है, जो देख के हमारा एमसी सोचता है यहाँ तो कुछ भी जगह नहीं बचा है, मैं जॉर्ज कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँगा। और वो स्लाइड होते हुए बोलता है कि नहीं मुझे सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा ताकि वो
मूर्ति रिवाइव ना हो। और वो वापस से चार्ज होते हुए बोलता है मुझे जल्द से जल्द इसे भी खत्म करना होगा। और वो उस मूर्ति के अटैक से बच जाता और उसके सामने आ जाता और उस पर काफी तगड़ा स्ट्राइक लगाता अपने एक्स से, जिससे उस मूर्ति का हाथ पूरी तरीके से दरक जाता और वो मूर्ति दूसरी मूर्ति पे गिर जाती है। और हमारा एमसी किम जमीन पे स्लाइड करते हुए आ जाता है, जो काफी कूल लग रहा होता है, जिसके पीछे उन मूर्तियों का ढेर पड़ा होता है। तब इस मूर्ति को दिखाया जाता है जिसकी लाल आंख को देख के हमें ऐसा लगता है कि रिवाइव होने वाली है, मगर तभी उसके आंख के जो बत्ती रहते हैं वो बुझ जाते हैं। तभी नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। और हमारे एमसी के ऊपर 10 से 20 नोटिफिकेशन की बारिश हो जाती है। और किम हमें बताता है कि जो उसका ओरिजिनल स्ट्रैटेजी था वो ये था कि वो उस रेड आई को खत्म कर देगा, जो उस गार्डियन का वीकनेस था, मगर मैंने उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया इसे पार करने के लिए। इन सब चीजों के बावजूद मैंने इसे काफी अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगाया? उसके व्यूअर बोलने लगते हैं क्या तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने कितना कम टाइम लगाया कि जो मेरा रामिन था वो भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। तभी जो किम रहता है वो अपने आसपास पोर्टल खोजने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा प्रिटेंड करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम अभी के समय पे। तभी जो सियोक रहता है वो हमारे एमसी को आवाज देता है, बोलता है किम जरा सुनो। तभी किम पीछे घूम के बोलता हाँ बोलो। तो सियोक हमारे एमसी से बोलता है कि हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, जिसकी बात सुन के हमारा एमसी सोचने लगता है मैंने काफी समय इस 3rd फ्लोर पे बिता दिया है, मुझे जल्द से जल्द दूसरे फ्लोर पे जाना होगा। तभी किम सियोक से माफी मांगता है और वो बोलता है हम किसी और समय बात करेंगे, और वहाँ से भागने लगता है और वो बोलता है तुम्हें दोबारा मौका जरूर मिलेगा। ये देख के सियोक की हालत देखने लायक रहती है। वह बोलता है मुझे उसने पीछे छोड़ दिया। तभी हमें किसी अलग तरीके का जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी हमें एक स्क्रोल को दिखाया जाता है जिसको हमारा एमसी उठा के पढ़ने लगता है और हमें उस स्क्रोल के अंदर की बातें बताए जाते हैं कि हम डिस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे थे। और कुछ सिंबल को दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं दर्द में, और उन लोगों को दिखाया जाता है और जितने भी सोल्जर मारे गए हैं वो स्पिरिट बन के सिंपाई के चारों ओर घूम रहे हैं। तभी हमें साल 1957 एस्टेरॉयड एम्पायर के बारे में बताया जाता है। जो पागल एम्पायर था उसने यंग जनरल जो अभी अभी वापस आया था उसे मरवा दिया था, और उसके मरने का कारण काफी ज्यादा सिंपल था क्योंकि उस बंदे ने उनकी बात नहीं सुनी थी और अपने मन का किया था, इसलिए वो मारा गया। और अगर कोई ट्रैवलर इस चीज को पढ़ रहा है तो मेरा तुमसे एक ही एडवाइस है कि कभी भी एम्पायर को गुस्सा मत दिलाना। और हमारा एमसी ये सब पढ़ने के बाद सोचता है मुझे तो अभी इसका सही से मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगता है ये हिंट है 5th फ्लोर का। तभी उसके बगल में पोर्टल खुल जाता है और वो बोलता है पहले मुझे रिवॉर्ड चेक कर लेना चाहिए 4th फ्लोर पे जाने से पहले। और उसका रिवॉर्ड बॉक्स उसके सामने आ जाता है जिसमें उसका एक ही पोटली बैग होता है, जो देख के वो थोड़ा निराश होता है और वो उस कॉइन बैग को निकालते हुए सोचता है ये तो बस एक ही है, ज्यादातर तो यहाँ 3 होता है क्योंकि मैं हार्ड डिफिकल्टी खेल रहा हूँ। तभी उस कॉइन बैग के बारे में बताया जाता है जिसमें 5000 कॉइन होता है और उसका रैंक नॉर्मल होता है, जो देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है और वो अपने व्यूअर को थम्स अप करता है, बोलता है मैं काफी घबरा गया था जब मैंने देखा था कि इसमें सिर्फ 1 रिवॉर्ड है मगर ये काफी ज्यादा है। तभी हमें उसके व्यूअर दिखाया जाता है जो 211 होते हैं, उसके फॉलोअर 138 होते हैं और कॉइन 5608। और वो ये सब देख के सोचने लगता है मेरे जो व्यूअर वो बड़े हैं वो सियोक के वजह से बड़े हैं। अगर मुझे इससे भी ज्यादा कॉइन मिला 5th फ्लोर पे तो मैं मैजिक इंजीनियरिंग के बारे में और भी सीख सकूंगा। तभी उसके व्यूअर उससे कुछ बोलने लगता है जो सुन के हमारा हमसे पीछे घूमते हुए बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम लोग। तभी हमें पिकाचू को दिखाया जाता है जिसका हालत काफी खराब लग रहा होता है, जिन्हें देख के हमारा हमसे काफी घबरा जाता है। वो बोलता है क्या ये बीमार हैं, और वो अपने व्यूअर से पूछता है क्या किसी को मालूम है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उनमें से एक व्यूअर बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी भूखे हैं। ये सुन के हमारा हमसे सोचने लगता है लेकिन इन्होंने दबा के टटर शिल खाया था 2nd फ्लोर पे। और वो अपने बैग से क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है ऐसा हो भी सकता, और वो अपने पोपीज के सामने करता है मगर वो कुछ भी एक्शन नहीं देते। और किम अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये भूखे हैं। तभी जो लव रहता है वो उसको 20 कॉइन स्पॉन्सर करता है और वॉइस मैसेज में बोलता है तुम्हें सबसे पहले 5th फ्लोर पर जाना होगा। ये देख के किम बोलता है तुम्हारा शुक्रिया स्पॉन्सरशिप के लिए, और वो सोचने लगता है क्या 5th फ्लोर पे जाना होगा।
इसने सही कहा, 5th फ्लोर पे कोई ना कोई होगा जो मेरे पिकाचू को ठीक कर सके। मुझे जल्दी ही 4th फ्लोर पे जाना होगा क्योंकि मेरे पिकाचू को अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसके पीछे से श्योक चिल्लाते हुए आता है, प्लीज रुक जाओ। और वो किम को बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, और वो सांस लेने लगता है। तभी हमारा एमसी किम उससे बोलता है, श्योक मेरे पास अभी इमरजेंसी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो श्योक बोलता है, मैं जानता हूँ कि आपको मेरे से बात करने में आपका काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर भी आपको शुक्रिया बोलूंगा। और वो बो करके उसके सामने शुक्रिया बोलता है, मैंने ये फ्लोर बिना चोट खाए क्लियर कर लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्कुराते हुए बोलता है, किम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के पहले तो हमारा हमसे हैरान होता है, फिर वो अपने आप को संभालता और वो बोलता है, ठीक है जब भी हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम जरूर मिलेंगे। श्योक काफी ज्यादा खुश हो जाता और हमारा एमसी पोर्टल में जाने लगता और वह बोलता हम जरूर मिलेंगे और जिंदा। इसके बाद किम पोर्टल की दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा 4th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और तुमको ब्रेक करना है सील और डोर को ओपन करना है, वो भी पूरे 6 घंटे में। और उसके सामने कई सारे डिवाइस लगे रहते हैं। ये पढ़ने के बाद हमारा हमसे सोचता है, उन्होंने कहा कि वो ट्रैप कर लेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मारा जाऊंगा। ये तो कुछ साफ साफ भी नहीं बताते कि ये कहना क्या चाहते हैं। और किम आगे बताता है कि वो फूड को अपने कॉइन से खरीद सकता है, मगर इसमें भी काफी लिमिट है। और अगर कोई बंदा फ्लोर पे ट्रैप हो गया तो इसका मतलब वो मारा गया। इसके बाद हमारा एमसी आगे पढ़ने लगता और वॉल के पास आ जाता है जहाँ कुछ लिखा होता है। और किम आगे बताता है कि यहाँ पर 100 ऑफ क्रिस्टल है जो हार्ड डिफिकल्टी में आता है, लेकिन वो पहले अपने शॉप को चेक करने लगता है जिसमें लिखा आता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है वो यूजर के फ्लोर लेवल के हिसाब से होती है। और वो आगे बताता है कि जो 4th फ्लोर का एंट्री है वो काफी ज्यादा अलग है क्योंकि यहाँ काफी सारे फूड के वैरायटी है जो यूजर को लालच देने के लिए रखी गई है। इस फ्लोर पे ना ही कोई वेपन है और ना ही कोई डिफेंसिव आइटम। जो 4th फ्लोर है वो है फाइट अगेंस्ट टाइम के, क्योंकि अगर मैं कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया इन फूड आइटम के वजह से तो मैं काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दूंगा और मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा यहाँ ट्रैप होने से। और वो आगे बोलता भी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मुझे अपने कॉइन को बचाना चाहिए और मेरे पास कुछ ज्यादा इनफ टाइम भी नहीं है और मुझे इसे बाद के लिए बचाना है क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो काफी ज्यादा बीमार हैं। जो 4th फ्लोर है उसमें मुझे लेटर को फाइंड करना है इस क्रिस्टल में, क्योंकि यहाँ एक पैटर्न बना और कुछ कलर भी फाइंड करने हैं जिससे ये खुल जाएगा। और जब भी मैं इस क्रिस्टल पे टच करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये एक तरीके का बेसिक रूल है। और वो सोचता है कि मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था इसके वजह से। हर क्रिस्टल का जो भी सिंबल था उससे काफी अलग था उसका कलर। और वो अपने पास्ट का याद करते हुए बोलता है, पहले तो मुझे इसे याद करने में मेरे दिमाग का बैंड बज गया था। जब मैं इसे याद कर रहा था तो सब इधर उधर हो जा रहा था और ये मेरी जिंदगी का सबसे हार्ड चीज था। तो जो मेथड मैंने लगाया था उस पर वो ये था कि मैंने लेटर को नंबर से बदल दिया था ताकि आसानी से याद हो जाए। इसके बाद वो क्रिस्टल को दबाते हुए सोचने लगता है ये यहाँ से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इस फ्लोर का सबसे ज्यादा अनोइंग चीज ये है कि वो क्रिस्टल जैसे तुमने छुआ भी नहीं है वो भी अपना कलर चेंज कर लेता है। इसके बावजूद ये सब चीज मेरे लिए थोड़ी ही अनोइंग है। ऐसा है कि मैं एक रूबिक क्यूब को सॉल्व कर रहा हूँ और वो काफी तेजी से उन क्रिस्टल को दबाने लगता है जिसका कलर चेंज होने लगता है। कि उसके व्यूअर बोलने लगता है ये जहाँ तहाँ हाथ पैर मारा, ये काफी बेवकूफ है। मगर हमारा एम्स उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे क्रिस्टल को पहले ही कर चुका होता है। उसके बाद हमारा एमसी का जो व्यूअर रहता है वो बोलते हैं कैसे इसने ऐसे कैसे किया, ये तो काफी बड़ा जीनियस है। हमारा एमसी की मुस्कुराते हुए सोचता है मैंने एक रो को काफी अच्छे से कर दिया, जैसा मैंने याद किया था ये सब वैसे ही है। अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1 घंटे में कर लूंगा, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आधे घंटे में ही कर लूंगा। और वो बोलता है मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा एमसी काफी स्पीड में उसे करने लगता है। उसके ऊपर टाइमर दिखाया जाता है जो घटता जाता है, जो 549 होता है और हमारा एमसी बस करने वाला ही होता है। और वो काफी लंबे सांस लेता है और उसको देखता है जो सब कुछ हो जाता है और वो बोलता है बस आखिरी और उसे भी दबा देता है। इसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि ट्रायल कंप्लीट हो गया, जो डोर है 5th फ्लोर का वो भी खुल गया, उसके सामने पोर्टल भी खुल जाता है। तभी एक बंदा उसको स्पॉन्सरशिप में 200 कॉइन देते हुए वॉइस मैसेज भेजता और बोलता है क्या तुम कोई जीनियस वाले ग्रुप के पार्ट हो। तो हमारा एमसी से थैंक यू बोलता है और बोलता है मैं ऐसे किसी ग्रुप के पार्ट नहीं हूँ। और वो सोचता है जीनियस और
मैंने तो बस अपने बेडरूम में बैठ के इसे याद किया था। तभी जो यूजर लव रहा था उसको 500 कॉइन स्पॉन्सरशिप करता और वॉइस मैसेज में बोलता तुमने काफी अच्छा किया। तो किंग में अपने व्यूअर से बोलता आप सभी का शुक्रिया, मैं जल्द से जल्द रिवॉर्ड चेक करता और यहाँ से निकलता हूँ। और वो अपना रिवॉर्ड खोल लेता है जिसमें उसे 10,000 कॉइन मिलता है और एक हीरो ग्रेड की स्किल बुक भी मिलती है। और वो उस रिवॉर्ड को लेते हुए बोलता है पिकाचू को काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जल्द से जल्द करना होगा। और वो अपने पिकाचू को बोलता है मैं 5th फ्लोर पे जल्द ही जा रहा हूँ। और वो सोचता है मैं काफी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही रश नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं 5th फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और वो उस पोर्टल में चला जाता, उसके पास कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारा जो 5th फ्लोर का ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका और इस समय से जो तुम्हारे व्यूअर है वो ट्रांसफर हो जाएंगे 1 हफ्ता बाद एस्टेरॉयड वर्ल्ड में, जहाँ तुम्हारे रियल वर्ल्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और तुम वहाँ जाने के बाद वहाँ के एक इंसान में बदल जाओगे उस एस्टेरॉयड वर्ल्ड के। और तुम्हारे पास 2 तरीके होंगे इस 5th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए। पहला तरीका है कि जो तुम्हारे लिए चूजन इंड है उसे कंप्लीट करना और दूसरा तरीका है कि अदर यूजर को मार देना। इसके बाद हमें एक कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बैठा होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये हमारा एमसी है क्योंकि हमारा एमसीसी के बॉडी में आ चुका है। और वो बंदा एक डायरी को देखते हुए उसे उठा लेता और उसे पढ़ने लगता है। इंपीरियर पावर 1944 फरवरी 28 मैं 10 साल का हूँ। मैंने अपने फादर से बर्थडे प्रेजेंट के लिए मैजिकल एनिमल को मांगा था मगर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। और वो बताता है कि उसका जो बड़ा भाई था उसे काफी दिक्कत देता था और ये सब इसके साथ गलत होने लगा। उसके बाद हमें इंपीरियर पावर का 1944 फरवरी 22 के बारे में बताया जाता है। उसने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम बनाया, वो भी बिना अपने फादर को बताए हुए। मैंने एक गोल्ड कॉइन फॉर्डरिक को दिया था ताकि वो मेरे इसमें मदद करे मगर उसने गोल्ड कॉइन एक्सेप्ट नहीं किया और वो मुझे फ्यूचर में मैजिकल एनिमल भी देने वाला है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं पिछले रात काफी अच्छी तरीके से सोया था और वो सोचने लगता है अब मैं जानता हूँ कि मैं किस बंदे के बॉडी को कॉपी किया हूँ। एस्ट्रॉइड एम्पायर का सेकंड एम्पेरर कॉली टू टॉप रॉक्स। और जो मैजिकल एनिमल प्रिंस के द्वारा छुपाया जा रहा था उसे डिस्कवर कर लिया गया, वो भी एम्पेरर के द्वारा। और उन्हें प्रिंस के हाथों ही जला डाला और उनको एक निकनेम मिल गया एग्जीक्यूशनर के नाम पर और वो पी के रोड पे पड़ा रहता था। तभी हमारा एमसी ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा टेंशन में आता और इसके सामने नोटिफिकेशन आया होता है और इसमें लिखा होता है कि तुम्हें चूज इन कंक्लूजन पे जाना है। तुमने कॉपी किया है कॉल ऑफ ड्यूटी टॉप रॉक्स को जिसका टास्क है बिकम द एम्पेरर और तुम्हें कुछ भी फोर्स के जरिए इस कंक्लूजन पे नहीं जाना वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके पास टाइम 6 दिन 16 घंटा बचा होता है और हमारा एमसी काफी निराश हो जाता है। वो बोलता है क्या एम्पेरर? वो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं मुझसे मांग रहे हैं, मुझे सेकंड प्रिंस की तरह आसान क्यों कर लिया गया जो कि थ्रोन से इतना ज्यादा दूर है। और अगर मैं मैजिक इंजीनियर बन जाता अपने प्लान के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि 5th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका और जो तुम्हारे व्यूअर का जो मूवमेंट उसे स्ट्रिक कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया है, वो लोग अब तुम्हें नहीं देख सकते। और जो टाइम है 1 हफ्ते का वो भी स्टार्ट हो चुका है इस किंगडम में। तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं जब 5th फ्लोर में पहुंचा तो ये रियलिटी से काफी ज्यादा बदल गया, ये रियलिटी से काफी अलग है, इसलिए मुझे कम से कम 1 मिनट भी नहीं लगेगा 6th फ्लोर पहुंचने में क्योंकि जो व्यूअर है वो 1 हफ्ते तक रुक नहीं सकते इस 5th फ्लोर को देखने के लिए। और जैसा कि बताया गया है कि 2 तरीका है इस 5th फ्लोर को कंप्लीट करने का। पहला है कि चूजन इन को कंप्लीट करो और दूसरा दूसरे यूजर को मार डालो। लेकिन जो दूसरा यूजर है वो पहले इंड पे पहुंच गया तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से फट जाएगी, यानी कि तुम मारे जाओगे। ये सुन के हमारा एमसी काफी घबरा जाता और उसके जो व्यूअर है उसमें थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, जो देख के हमारा एमसी बोलता है तुम लोग लड़ाई मत करो और अगर तुम लोग ऐसे लड़ते रहे तो मैं तुम्हें बैन कर दूंगा चैट से। तभी नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि चूज करो पावर को जो तुम्हें चाहिए। हमारा एमसी खुश होते हुए बताता है कि जो यूजर है वो क्या बनेगा ये डिपेंड इस पे करता है कि उस यूजर ने किस लेवल की डिफिकल्टी चुनी है। अगर तुमने हाई डिफिकल्टी चुनी है तो एस्ट्रॉइड एम्पायर में तुम्हें इंपॉर्टेंट फिगर की तरह असाइन किया जाएगा। जैसे जो मैजिक एबिलिटी वाले लोग होते हैं उन्हें असाइन किया जाता है एम्पायर चीफ विजार्ड की तरह और जो मैजिक इंजीनियर रहते हैं उन्हें एक प्लैटिनम इंजीनियर की तरह असाइन कर लिया जाता है। फिजिकल पावर वाले को असाइन कर लिया जाता है एम्पायर के गार्ड की तरह। और इसमें हाई क्लास के नॉन फाइटर और असासिन पाथ भी
होते हैं, लेकिन इनकी जो एबिलिटी रहती है वो ऊपर वाले तीनों से काफी कम होती है, इसलिए बहुत कम ही लोग इसे चूज करते हैं। इसलिए ये बताना काफी आसान है कि मैं क्या बनूंगा। और वो अपने चमकते हुए आंखें से बोलता है कि मैजिक इंजीनियरिंग लूंगा। तभी हमारा एम से चूज करने वाला होता है, मगर वो पूरी तरीके से नहीं बोल पाता है। तो उसका जो सिस्टम रहता है वो बोलता है क्या तुम एक मैजिक एनिमल रिलेटेड चुनना चाहते हो, और यस को दबा देता है। ये देख के हमारा एम से बोलता है नहीं नहीं मैजिक इंजीनियरिंग, लेकिन वो कंफर्म हो जाता है और वो एक पोर्टल में गिरने लगता है। और इस तरीके से हमारा एमसी मैजिक इंजीनियर के जगह एक मैजिक एनिमल बन गया। और वो ये सब सोच के काफी उदास हो रहा होता है और वो सोचने लगता है नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे शांत होना होगा और सोचना होगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि अगर इंड गोल काफी आसान होता तो मैं उसके लिए जाता, जैसे कि मैं अगर एक मैजिक इंजीनियर बनता तो मुझे स्टेज क्लियर करने के लिए एक इन्वेंशन करना होता, और अगर गोल काफी ज्यादा हार्ड होता तो मैं दूसरे कॉम्पिटिटर को मारने की कोशिश करता, और एक ऐसा जॉब जिसमें मुझे एम्पायर बनना हो, इससे अच्छा तो मैं कॉम्पिटिटर को मार लूंगा। और इस हफ्ते का जो पहला दिन है वो तो मुझे अपने बॉडी को समझने ही में लग गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस डायरी को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये इस कैरेक्टर के बारे में बताता है जिसकी बॉडी में मैं अभी हूँ। तभी वो कुछ सोचता और वो बोलता है क्या बाहर कोई है। तो वहाँ पे जो बटलर होता है वो बोलता है क्या आपने मुझे बुलाया। तो हमारा एम से बोलता है कि फॉड्रिक को बुलाओ। तो वो बोलता है जी सर। हमारा एम से सोचता है इस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे फेडरिक के बारे में और जानना है, क्योंकि इस डायरी के हिसाब से काफी अच्छा बंदा है। तभी वो बंदा हमारे एमसी के सामने आके बोलता है क्या आपने मुझे बुलाया प्रिंस, क्या आपको मुझसे न्यू मैजिक एनिमल के बारे में बात करना है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है हाँ तुमने सही कहा। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है मैं जो बोलने वाला था उसने पहले ही बोल दिया, ये तो काफी अच्छा है। और उसका बटलर बोलता है मैं जानता था कि आप मुझसे यही कहेंगे, इसलिए मैंने पहले ही से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। और वो बोलता है कि ये जो मैजिक एनिमल है इसे हमने नॉर्थ से लाया है। और वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाने लगता, और जब उसके ऊपर से कपड़ा हटाता तो हमें दिखता है कि वो और कोई नहीं हमारे पिकाचू हैं, जिन्हें देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता। और वो बोलता है मैं तो इनके बारे में भूल ही गया था, और इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि इनकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और जो बटलर रहता है वो हमारे एमसी को बताता है कि मैंने हंटर से पूछा था इनके दर्द का कारण, मगर उन्हें भी नहीं मालूम था। और मैंने जब इन्हें चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही मैजिक स्टोन कंज्यूम कर लिया है। तभी वो बटलर हमारे एमसी को देख के चिल्लाता है प्रिंस आपके बॉडी से माना रेडिएशन कैसे निकल रहा है, जब मैं नॉर्थ में था तो आपके साथ क्या हुआ। तो हमारा एमसी उसे बोलता है तुम परेशान ना हो, मेरे बॉडी के साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद भी वो बटलर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब भी कोई बंदे के अंदर माना होता तो उसकी बॉडी एक्सप्लोर कर जाती है। तो हमारा एमसी हमें बताता है कि उसके पास लक था, फिर भी जो उसकी ये वाली बॉडी है वो सही नहीं हो पाई, और जो उसके बॉडी में माना है वो इसके दिमाग पे डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से अगर मैं नर्वस होता हूँ या फिर गुस्सा होता हूँ तो मैं अपने आप ही शांत हो जाता हूँ। मगर ये कुछ ज्यादा ही खराब हो गए और मैं अपने इमोशन को संभाल नहीं पाया, तो ये पूरी तरीके से क्लॉप्स कर जाएगी और मेरी बॉडी भी शैटर हो जाएगी। और वापस हमें बटलर और एमसी को दिखाया जाता जो हमारे एमसी से बोल रहा होता है आपको प्रिंस कभी भी माना नहीं यूज करना चाहिए दोबारा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने बटलर से बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे बात को अपने दिल से लगा के रखूंगा, तुम्हारे बात को मानूंगा। इसके बाद बटलर जो रहता है वो हमारे एमसी को बोलता है ठीक है मैं वापस जाता हूँ अपने काम पर। और हाँ जो फर्स्ट प्रिंस है वो काफी ज्यादा सस्पिशियसली मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा एमसी उससे बोलता है तुम्हारा शुक्रिया इस सलाह के लिए, और इस मैजिकल एनिमल को मैं बेसमेंट तक लेके चला जाऊंगा खुद से। और वो हमें बताता है कि जो फॉड्रिक वही एक बंदा है जो अभी मेरे तरफ है, और ये बंदा है गार्डियन नाइट था वो भी मेरी मदर का, और ये बंदा अपने नाइट के जॉब से रिटायर हो गया था जब मेरी मदर गुजर गई थी, और ये स्पेशली मेरा बटलर बन गया। और वो सोचते हुए हमें बताता है ये सब उस मैजिक स्टोन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर माना है जब मैं उस ड्रैगन टर्टल से लड़ा था। और नॉर्मली जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा घबराहट में शेक करने लगती है। और इन सब चीजों के बावजूद जो फर्स्ट प्रिंस है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा है, और मुझे एक हफ्ते के अंदर फर्स्ट प्रिंस को हराना होगा और एम्पायर बनना होगा। उस कॉम्पिटिटर को मारना काफी आसान होगा, मगर आखिर तक पहुंचने में काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा जैसा कि उस डायरी में लिखा है। और तभी वो बेसमेंट का रास्ता खोल देता
है, जो देख के उसके व्यूअर काफी हैरान हो रहे होते हैं और वो अपने पिकाचू को उठाता और आगे बढ़ने लगता है और वो बेसमेंट के नीचे आ जाता है। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है। हमारा एमसन मैजिकल एनिमल को देखते हुए सोचता है ये जो मैजिकल एनिमल है वो काफी ज्यादा खुश है मुझे देखकर, इनके दिल में कोई भी हेट नहीं है मेरे लिए। और वो अपने पिकाचू को वहाँ नीचे रख देता है और वो रोते हुए अपने पिकाचू को बोलता है मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि बाहर क्या चल रहा है, मुझे माफ करना गाइस लेकिन ये तुम्हारे ही सेफ्टी के लिए है। इसके बाद वो अपने शॉप से पिकाचू के ऊपर स्किल बुक खरीद लेता है और उन स्किल बुक का ये फायदा होता है कि उसे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तो हमारा एमसी बोलता है इसमें कुछ भी ज्यादा यूजफुल नहीं है पिकाचू के बारे में, इसमें कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं था मगर ये सस्ता भी था। और वो इस बेसमेंट को बंद करते हुए बोलता है कि मुझे एक और जगह पे जाना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरा कंपटीटर है उसने नाइट और विजार्ड में से कुछ चुना है और जो चीफ विजार्ड रहता है उसके पास उसका रिसर्च रूम रहता है और नाइट के पास उसका ट्रेनिंग ग्राउंड। और जब मैं रिवॉर्ड के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो दूसरे स्टीमर के एक्शन पे मुझे लिमिट लगाना होगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड से एक पुतले पर अटैक करके उसे चीर देता है और वो हंसते हुए बोलता है क्रेजी, ये काफी ज्यादा क्रेजी था। और वो बंदा सोचता है कि मैंने सिर्फ कुछ स्किल बुक का इस्तेमाल किया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और हमें पता चल जाता है कि यही बंदा कॉम्पिटिटर है हमारे एमसी का। और वो बंदा आगे सोचता है मेरा जो स्किल का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है सिर्फ हवा में स्वॉर्ड चलाने से। तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है वो अपने आप को कुछ ज्यादा लकी समझता है। इस बंदे ने फर्स्ट फ्लोर से ही हाई डिफिकल्टी लेवल चुना था और काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन भी पाया था और सेकंड फ्लोर पे भी इसने अपने केंडो स्किल की मदद से उस मॉन्स्टर को काफी इजीली हरा दिया था। और तीसरे फ्लोर में तो इसने हद ही कर दिया, इसने अपने दूसरे पार्टिसिपेंट को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया ताकि ये जल्दी से फ्लोर पार कर ले। और इसने ऐसा सोचा था इसके व्यूअर इसे छोड़ दें क्योंकि इसने दूसरे पार्टिसिपेंट को मारा था, मगर आखिर में इसे और भी ज्यादा डोनेशन मिलने लगा क्योंकि इसने काफी ज्यादा सच्चाई दिखाई थी और इसने काफी आसानी से फुल फ्लोर भी क्लियर कर दिया था, वो भी 30 मिनट के स्पेयर के बाद। और हमें वापस से उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं हमारा एमसी रहता है, जिसे देख के व्यूअर पागल हो रहे होते। वो बोलते सेकंड प्रिंस यहाँ क्या कर रहे हैं और उसे देख के वो बंदा भी काफी शौक हो जाता और वो बो करके बोलता है प्रिंस आप यहाँ, आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये प्रिंस यहाँ क्या कर रहा है, मैंने डायरी में ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा था कि ये मुझे यहाँ मिलेगा। हमारा एमसी उसको बोलता खड़े हो जा, मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए देखकर। तो वो बंदा बोलता है सिर्फ मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता है क्या ये एक स्ट्रीमर हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने कुछ विजार्ड या फिर नाइट चुना होगा। तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है ली सियोंग, ये कैरेक्टर एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन था जो ब्लैक लैंड का ग्रैंड मास्टर था और ये बंदा काफी ज्यादा ऑनेस्ट था और इसे झूठ बोलने वाले काफी पसंद नहीं थे। पहले ये काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मैं किस तरीके से बात करता था, मगर ये काफी ज्यादा आसान हो गया क्योंकि मैंने दूसरे नाइट को कॉपी कर लिया है। और वो बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि आपको यहाँ पे आने का क्या कारण है। तो हमारा एमसी से बोलता है ये कुछ भी नहीं है, मुझे याद आया था कि जो अल्कोहल तुम्हें पसंद था वो मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं था जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा रोए थे। ये सुन के वो बंदा घबराते हुए बोलता हाँ हाँ आप सही कह रहे हो। तभी हमारा एमसी बोलता है मैंने ऐसा सोचा कि मैं वो ड्रिंक तुम्हें वापस से पिलाऊं, मगर मैं उस दिन काफी ज्यादा पिए हुआ था इसलिए मैं भूल गया उस ड्रिंक का नाम, तो उस ड्रिंक का क्या नाम था मुझे बताओ। ये सुन के उस बंदे का फट जाता और वो अपने व्यूअर से पूछने लगता है मुझे कोई हिंट दो, बताओ मुझे कि मैं क्या बताऊं। तभी उसके व्यूअर में से एक बंदा कोई ड्रिंक का नाम बता देता और वो भी कंफर्म नहीं होता, मगर वो बंदा हमारे एमसी का बोल देता है कि अल्कोहल का नाम ये है योर मैजेस्टी। तो हमारा एमसी बोलता हाँ ये सुना सुना लग रहा है, मैं तुम्हारे पास इस ड्रिंक को कल पहुंचा दूंगा। तभी वो बंदा हमारे एमसी का शुक्रिया करते हुए बोलता है मैं सिम्पायर के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और अपने मन में सोचता है कि मैं बार बार बच गया। तभी हमारा एमसी खतरनाक स्माइल देते हुए बोलता हाँ मैं इसके बारे में भूल गया था तुमसे पूछना, वैसे तुम्हारा कोरियन नाम क्या है। तभी वो बंदा ये सुन के हंसते हुए बोलता है तुम काफी ज्यादा पागल हो, तो आखिर में कौन हो तुम। तो हमारा एमसी उससे बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते, मैं तो सेकंड प्रिंस हूँ इस एस्ट्रॉयड किंगडम का। अच्छा तो तुम हो प्रिंस, ओ तो तुम यहाँ अकेले आए हो बिना प्रोटेक्शन के, और तुम मुझसे क्यों अकेले लड़ना चाहते हो। तभी वो बंदा हमारे एमसी से पूछता अच्छा मुझे एक
बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अपनी पूरी बेस्ट एक्टिंग की थी इसे नेचुरल दिखाने के लिए। तो हमारा एमसी उससे बोलता है क्या इसका कोई रीजन भी है कि मैं तुम्हें जवाब दूं? और वो अपने मन में सोचने लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंट्रोवर्ट प्रिंस था वो सब कुछ लिखता था अपने डायरी में, हर एक सिंगल थॉट। और वो बंदा गंदी से शक्ल बनाते हुए हमारे एमसी से बोलता है तुम क्या कह रहे हो? और वो बंदा हमारे एमसी को ताना देते हुए बोलता है मैंने तो सुना था जो सेकंड प्रिंस है वो पूरी तरीके से कचड़ा, उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं और मैं अपने स्वॉर्ड की एक स्विंग से उसे मार डाल सकता हूँ। तब इसके जवाब में हमारे एमसी उसे बोलता है मैं उतनी देर से तुम्हारे पास खड़ा हूँ और तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है जिससे मेरे नाक के बाल भी जल गए। ये सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता और वो बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो अपनी तलवार निकालता है। तभी हमारे एमसी का बटलर दौड़ते हुए आता और वो बोलता तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम लोग रुक जाओ। और वो हमारे एमसी को हिलाते हुए बोलता क्या आप ठीक हो प्रिंस? तो हमारा एमसी उसको बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और वो बटलर उस बंदे को बोलता तुम क्या कह रहे थे और तुमने हमारे प्रिंस के ऊपर शॉट कैसे उठाई थी? तो हमारा एमसी उससे बोलता तुम टेंशन ना लो, मैं बस इसकी शॉट मैन स्किल देखना चाहता था और ये मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। और वो बंदा भी बोलता हाँ प्रिंस सही कह रहे हैं, मगर वो बटलर अभी भी उस बंदे पे काफी शक कर रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा उसे अब छोड़ भी दो। इसके बाद वो बटलर उससे बोलने लगता है तुम्हें अपने एक्शन पे ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम प्रिंस पे असासिनेशन का अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे चारों हाथ पैर को काट डाला जाएगा और तुम्हें पूरे शहर में टान के घोड़ों से खींचा जाएगा। तो वो बंदा घबराता है बोलता हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूंगा और वहाँ से जल्द भाग जाता है। इसके बाद वो बटलर हमारे एमसी से बात कर रहा होता जहाँ वो बोलता है पहले ये बंदा ऐसा नहीं था, तो हमारा एमसी उससे बोलता है क्योंकि तुमने उसे धमकाया था। तभी वो बटलर हमारे एमसी से बोलता है आपके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप पुराने वक्त से रीइंकार्नेट हो गए हो। तभी वो बोलता है मैं भी ना कैसी बात कर रहा हूँ, और वो बोलता है मैं आपका वफादार हमेशा से रहूंगा। और हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे वफादार रहोगे। तभी हमारा एमसी से बोलता है मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ अपने रूम में रह के, इसलिए मैं कहीं जाऊंगा टहलने। तो उसका बटलर बोलता है ठीक है आप जाइए मगर फर्स्ट प्रिंस से संभल के रहिएगा, और वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा एमसी अपने टाइमर को देखता है और सोचता है कि मैंने काफी ज्यादा टाइम अभी बर्बाद कर दिया, मगर मुझे कल जल्द से जल्द मैजिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में जाना होगा। और वो बोलता है कि मैं एंड करूंगा इस गेम को। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको डॉक्यूमेंट मिल रहा होता है फॉर्ड्रिक निम का, और वो डॉक्यूमेंट लेते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस डॉक्यूमेंट के देखते हुए वो बोलता है मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। तभी हमें थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा अपने व्यूअर से बोल रहा होता है मैं क्या करूँ गाइस मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वो बंदा तो एक प्रिंस है, उसके एक ऑर्डर से मैं मारा जा सकता हूँ। तभी उसके व्यूअर बोलने लगता है कि तुम उस बंदे का रियल आइडेंटिटी फाइंड कर लो। ये सुन के वो बोलता है क्या सच में? इसके बाद वापस हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ वो डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है। इसके बाद उसमें हमारे एमसी का सारा जितना भी डाटा रहता है वो लिखा होता है। और तभी एक बंदा उसमें से बताता है कि मैं उसे जानता, उसके पास 3 पोपीज रहते हैं। तो ये सुन के वो बंदा भी हैरान होता है और हमारे एमसी का पास दिखाया जाता है जहाँ वो पिकाचू के साथ मिलके वो पत्थर खा रहा होता है। तो वो बंदा अपने व्यूअर से बोलता क्या ये इसकी सही में आइडेंटिटी है, ये कुछ ज्यादा मायने रखती है क्या? तो उसके व्यूअर लोग बोलने लगते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके व्यूअर पे कहने के मुताबिक वो एक कारपेल के पास जाता है, वो भी रात में, जो कि एक घर जैसा दिख रहा होता और वो उसके सामने पहुंच जाता है। और वो बंदा सोचने लगता है ये जो मेथड है जो मैं यूज करने वाला हूँ ये तभी काम करेगा जब मुझे दूसरे कॉम्पिटिटर का असली नाम मालूम होगा। तुम तो गए किम जायजू। इसके बाद हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा जा रहा होता है जिसके सामने हमारा एमसी आ जाता है, जिसे देख के वो स्माइल देने लगता है। तभी हमारा एमसी से बोलता है तुम वापस है, मैंने तो सुना था तुम मेरे बैकग्राउंड को चेक कर रहे हो। तो वो बंदा बोलता तुम एक्टिंग करना छोड़ो, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो। तभी वो बंदा हमारे एमसी का असली नाम ले लेता है किम जायजू। ये सुन के हमारा एमसी हैरान हो जाता है और वो बंदा हमारे एमसी का शक्ल देख के समझ जाता है कि मैं सही हूँ, और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। हमारा एमसी बोलता है रुको रुको, और वो बंदा दौड़ते दौड़ते सोचता है सब कुछ खत्म, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। और वो बंदा दौड़ते दौड़ते एक जंगल में आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि जो 5th फ्लोर में एक हिडन पीस है जैसा व्यूअर ने मुझे बताया था। और वो बंदा वापस उस जगह पे पहुंच जाता और वो हमें बताता अगर मैं कंप्यूटर का नेम यहाँ बता दूं तो मैं स्टार को तुरंत ही क्लियर कर लूंगा, मगर इसका एक दिक्कत ये है कि मेरा जो है लेवल है वो कुछ ज्यादा जल्दी क्लियर होगा, जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी कि मैं अपना स्किल लेवल को अपग्रेड कर पाऊँ। लेकिन इसका
पेनल्टी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जिसकी वजह से लोग इसे रिकमेंड नहीं करते। और वो बंदा एक बड़े से स्टैचू के सामने आ जाता है और वहाँ उसे एक चाबी मिलती है जिसे वो निकाल लेता है और वो उसके सामने झुक जाता है उस मूर्ति के सामने। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें हमें बताया जाता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो विजडम उसे टेस्ट किया जा रहा है, उस पार्टिसिपेंट का नाम बताओ। तो वो बंदा उसका नाम किंग जाय जू बताता है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि इन्फॉर्मेशन को चेक किया जा रहा है, यूजर किम जाय जू का नाम, और उसके सामने कंफर्मेशन का आ जाता है नोटिफिकेशन यस या नो। वो बंदा यस पे क्लिक कर देता है, मगर तभी वो मूर्ति हिलने लगता है, जो देख के वो बंदा घबरा जाता है और उस स्टैचू का आंख रेड हो जाता है और वो बोलता है तुम्हारा आंसर गलत है, और वो बोलता है तुमने मजाक उड़ाया है विजडम का। और वो स्टैचू उस पे कर्ज दे देता है कि तुम्हारा जितना भी स्किल तुमने सीखा है वो सब खत्म हो जाएगा। और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, ये सब क्या बकवास है। इसके बाद हमें वापस उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के सामने वो बंदा भाग रहा होता है। तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है शुक्र है ये बंदा काफी ज्यादा छोटे दिमाग का है, और वो अपने व्यूअर के सामने काफी ज्यादा स्टाइल मारने लगता है। और हमारा एमसी आगे बढ़ने लगता है और वो अपने रूम में आ जाता है और वो अपने बैग में कुछ देखने लगता है और वो अपनी लॉटरी टिकट निकाल लेता है और उसे फाड़ देता है। इसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपना नाम रखो, और वो अपना नाम रखने लगता है और उसका जो न्यू निकनेम रहता है वो होता है किंग जायजू 2। ये देख के उसके व्यूवर बोलने लगते हैं क्या 2 लगा दिया तुमने बस। और हमारा एमसी अपना नाम रखने के बाद बोलता है वो बंदा एक ग्रैंड मास्टर था और उसे सबसे पहले स्वॉर्ड स्किल सीखना पड़ेगा इस एम्पायर के लिए, मगर मेरे वजह से उसके जितने भी स्किल होंगे वो वापस से रीसेट हो जाएंगे, यानी वो वापस से शुरू जैसा बन जाएगा। और हमें बताया जाता है जब एक बंदे का स्किल रीसेट हो जाता है तो उस बंदे को वापस से उसे परचेस करना पड़ता है, और अगर उसके पास कोई भी रिच स्पॉन्सर नहीं हुआ तो उसका खेल खत्म। और कोई भी बंदा इतना बेवकूफ नहीं है कि वो उसको वापस से डोनेट करे, मगर जितने भी उसके व्यूवर होते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं उसके नाम से रिलेटेड, क्योंकि उसने सिर्फ 2 लगा लिया था अपने पुराने नाम के आगे। और इतनी सारी बकवास सुनने के बाद हमारा हमसे चिल्लाता है, बोलता है किम जायजू नाम 2 में क्या दिक्कत है तुम लोगों को, मैं जल्दी में था इसलिए मैंने ऐसा नाम रख लिया। किम जायजू 2 कितना सिंपल नाम है और ये मेरा ओरिजिनल नाम से कितना अलग है, जिसकी वजह से ये उससे मिक्स नहीं होगा। और हमारे हमसे निराश होते हुए बोलता है किम जायजू 2 मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी नाम रख लिया था, ये मेरी गलती थी। तभी हमारे एमसी को बाहर से आवाज आने लगता है कि यहाँ से निकल जाओ तुम बेवकूफ। तभी हमारा एमसी अपने दरवाजे से बाहर आता है, वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ। तो उसके जो सिपाही रहते हैं बोलते हैं प्रिंस देखिए ना आप, ये बंदा बार बार बोल रहा है कि ये आपसे मिलना चाहता, और वो उस बंदे को रोके रहते हैं। और वो बंदा काफी गुस्से में बोलता है प्रिंस क्या आपके पास 1 मिनट है। तो हमारा जो प्रिंस रहता है यानी हमारा एमसी वो बोलता है उसे अंदर आने दो, तो सिपाही उसे छोड़ देते हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी को गाली दे रहा होता और वो काफी गुस्से में लग रहा होता है, तुम अपना नाम बताओ कौन हो तुम। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया है। ये सुनने के बाद वो बंदा एक चेयर को उठा लेता और काफी जोरदार हमारे एमसी के ऊपर फेंक देता है, मगर हमारा एमसी उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। तभी वो बंदा उस शॉट को निकालते हुए बोलता है तो चलो इसे इस तरीके से खत्म करते हैं और देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन मरेगा। और वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, मगर हमारा एमसी उस अटैक को डॉज कर लेता और वो सोचता है ये काफी ज्यादा स्लो मूव कर रहा है, ऐसा इसलिए शायद क्योंकि ये अपना स्किल भुला चुका है। तभी हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता और उसका हाथ घुमा के उसके पीछे कर देता, उसको जमीन में झुका देता है और वो बंदा बोलता है छोड़ दे कमीने मुझे, मगर हमारा एमसी उसके हाथ को ऐट देता और वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। और हमारा एमसी उसे डराते हुए बोलता है मैं तुम्हें जिंदा रहने दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे काम के हो, और तुम इस बात को भूल मत जाना क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि मैं इसके बाद तुम्हारा क्या करूंगा। तो वो बंदा दर्द में बोलता है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरा हाथ काफी दुख रहा है। तभी हमारा एमसी उसे धक्का दे देता और वो बंदा जमीन पे जाके गिर जाता है। तभी हमारा एमसी उसे बोलता है अगर तुम्हें सबक मिल गया हो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। तभी वो बंदा अपने हाथ को पकड़ के वहाँ से जल्दी से जल्दी भाग जाता है। तभी हमारा एमसी थोड़ा रिलैक्स होता और वो बोलता है अब ये मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा और मुझे इसे इतना ज्यादा भी नहीं डराना चाहिए था, और अगर मैं सोचूं कि मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। और वो अपने बेड पे जाके लेट जाता और वो बोलता है जो करंट एम्परर है वो कभी मरेंगे ही नहीं, तो जो है अगला एम्परर है वो कभी बनेगा भी नहीं, और अगर एम्परर अचानक से मर भी गए तो जो फर्स्ट प्रिंस है उसे काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा। और हमारा एमसी आगे बोलता है मुझे जल्द से जल्द मैजिक इंजीनियरिंग सीखना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 ही दिन बचेगा इस ट्रायल का, और उसको नींद आ जाती है। इसके बाद हमारे एमसी को सपने में अपने फोन का याद आता है जहाँ एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कि हमारा फोन वाला एमसी
एमसी रहता है और हमारे फोन वाला एमसी बोल रहा होता है अपने व्यूवर से इस एक्स को चलाना काफी मुश्किल है, मुझे कोई भी रीजन नहीं है इस एक्स को चलाने का और ये काफी ज्यादा भारी भी है। तो जो उसके व्यूवर रहता है उस पर भड़क जाता है और वो बोलते हैं कंप्लेन करना बंद करो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता नहीं, मैं तो बस क्यूरियस हो गया था, मैं तो काफी हार्ड वर्क करूंगा। तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी उसका जो व्यूवर रहता है वो बोलता है देखो ये फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी उसका व्यूवर बोलने लगते हैं कि तुम इस चीज को करके यहाँ से जा सकते हो। तो हमारा एमसी बोलता है क्या ये चीज? तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में हथकड़ी रहता है। तभी हमारा फोन वाला एमसी बोलता है क्या एक ट्रायल? तो वो अपने व्यूवर से बोलता है हे गाइस क्या तुम मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे कि यहाँ क्या हो रहा है? तो उसके व्यूवर बोल देते हैं ठीक है तुम जाके चेक कर सकते हो। तो वो बोलता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खुश हो जाता है। और जब हमारा एमसी वहाँ पहुँचता तो वहाँ काफी ज्यादा भीड़ लगा होता और वो लोग काफी बकवास कर रहे होते हैं। तभी हमारे एमसी से पीछे से एक बंदा उसे आवाज देता है और वो बंदा हमारे एमसी से बोलता है आप तो वुल्फ के ग्रैंड मास्टर है ना? हमारे एमसी से देख के बोलता हो आप यहाँ कुछ हुआ है क्या? तो वो बंदा बोलता है मुझे लगता है आपने ये न्यूज नहीं सुना, यहाँ इम्पेरियर का ट्रायल होने वाला है। और वो बंदा इधर उधर देख के हमारे एमसी के कान में बोलता है जो सेकंड प्रिंस है वो अरेस्ट हो चुका है अपने फादर के असासिनेशन पर। तो वो बोलता है क्या आप क्या बोल रहे हैं? तो वो जो बंदा रहता है वो बोलता है जो सेकंड प्रिंस है वो काफी बकलोल था, उसका कोई भी जरूरत नहीं था यहाँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता काफी सारे भीड़ को जो उन्हें ट्रायल को देखने के लिए आए होते हैं। हमारा एमसी उस भीड़ को देख के बोलता है कई सारे नोबल और बाकी सब कॉमन लोग भी आए हैं। तभी हमारे एमसी से कोई टकरा चाहता है और वो हमारे प्रिंस का बटलर रहता है वो उससे माफी मांगता है, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है कि इसका फेस देख के ऐसा लग रहा है कि ये मरने वाला है। और तभी हमारा एमसी बताता है जो एम्पायर का जो गार्ड लोग हैं ये काफी ज्यादा हैं, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। और वो नाइट को देख के बोलता है ये जो नाइट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं बीस्ट मैन में और जो सेकंड प्रिंस उसका काफी ज्यादा हार्ड टाइम गुजर रहा होगा। उसके बाद हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जहाँ ट्रायल होने वाला होता है और वो भी वहीं पे बैठ जाता है और वो सोचने लगता है ये काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है इसलिए ये पूरा कोर्ट भरा हुआ है। तभी उस कोर्ट का एक बंदा बोलने लगता है जितने भी विजार्ड यहाँ आए हैं ग्रैंड मास्टर नोबल और बाकी सारे लोग, और वो बेल बजाते हुए बोलता है जितने भी हाई क्लास के लोग यहाँ आए हैं ये जो एस्ट्रॉइड कोर्ट है वो सभी लोगों को एक तरीके से मानता है, अगर आप में से किसी ने भी डिस्टरबेंस करने की कोशिश की तो उसे जरूर पनिशमेंट मिलेगा। तभी वो बंदा बोलता है जो लोअर सीट से हैं कॉमनर के रिप्रेजेंटेटिव वो खड़े हों। तो वो बोलता है यस सर मैं यहाँ हूँ। और जो मिडिल क्लास के इस तरफ से जो नोबल हैं वो खड़े हों तो वो बोलता है जी मैं यहाँ हूँ। तभी हमारे एमसी का व्यूअर बोलता है ये बंदा विग लगाता है, जो सुन के हमारा एमसी उसे बिना विग का इमेजिन करके काफी हंसने लगता है। और जो हाई सीट से हैं मैजेस्टी ग्रैंड ड्यूक वो खड़े हों और ये तीनों लोग जो जूरी में खड़े हुए हैं उन्हें फॉलो करना होगा इस टेक्निक को, लेडी ऑफ जस्टिस को, और ये जितने भी लोग हैं उन्हें इस ट्रायल को कंप्लीट करना होगा बिना अपना पर्सनल इमोशन लाए हुए। और वो तीनों लोग बोलते हैं जी हाँ हम करेंगे। तभी कोर्ट का बंदा बोलता है इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं ये काफी जल्दी में हुआ है इसलिए हमने उसे पकड़ तो लिया है, तो हमारे पास उसके लिए कुछ ज्यादा खास एविडेंस नहीं है और उस बंदे ने अपना क्राइम भी कमिट नहीं किया है, इस वजह से ये एक ऑफिशियल ट्रायल है। तभी हमारा हमसे सोचने लगता है इसका मतलब इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है इस क्राइम का, जो कातिल है उसे जल्द से जल्द डिफेंस कोर्ट में लाया जाए। तो हमारा जो प्रिंस वाला एमसी रहता है वो घबराते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम अपना नाम बताओ, मगर वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो घबराते हुए अपना नाम बताता है। तो वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी से बोलता है तुम्हारा जो क्राइम है वो पहले ही कंफर्म हो चुका है, तुम्हारा कोई लॉयर भी नहीं है जो उसे कोर्ट को तुम्हारे तरफ से लड़े। तो हमारा एमसी घबराते हुए बोलता हाँ हाँ आपने सही कहा।